हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के टॉप 300 एमसीक्यू, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम 1 से 50 तक के एमसीक्यू की बात करेंगे, और जहां मुझे लगता है कि यहाँ डिटेल बतानी चाहिए, वहां मैं आपको डिटेल्स भी कुछ कुछ बताते जाऊंगा, तो आपको वो चीज़ें भी याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र, बॉयल चक्र, डीजल चक्र या ऑटो चक्र? तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है दोस्तों, ये ऑटो चक्र पर आधारित होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। खगोल भौतिक के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर को प्रदान किया गया है, और खगोल भौतिक के लिए प्रदान किया गया है। इनका जन्म भारत में हुआ। ठीक है। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला था, और वैसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है इन्हें, है ना। और विक्रम साराभाई भी नहीं है, और सत्येंद्र नाथ बोस भी यहाँ पे नहीं है। जो सही उत्तर होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है, और ये गैस जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन, जो परत है हमारी, ओजोन लेयर है, उसके शरण में, उसके डिप्लेशन में। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको ध्यान रखना है। CFC से शॉर्ट में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है। तो रॉबर्ट जो थे वो पी के उत्तरी ध्रुव की खोज करने गए थे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है, देखिए, है ना। इस नहीं का बहुत ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन नाभिक में से संबंधित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटता है, तो ये सभी परमाणु से संबंधित है। लेकिन मेरॉन ऐसा कोई कण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मेरॉन। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो ज़्यादा मैक्सिमम मैंने आपको बताया था, जो जैविक क्षति होती है वो गामा किरणों से होती है, क्योंकि इसकी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है ना। तो भारत में जो अस्त्र है वो वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इस पे आप लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरे की जो खोज की थी वो रॉन्टजन ने की थी, है ना। ये आपको याद रखना है। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान करना है आपको, कि विमान वाहक जहाज कौन सा है? तो INS तलवार नहीं होगा, मैसूर भी नहीं होगा, और INS राजपूत भी नहीं। विमान वाहक जो हमारा पोत है वो है INS विराट, है ना। आगे बढ़िए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो फिर से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वायुयान का जो आविष्कार है वो अर्विल राइट और बिरबल राइट ने किया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो बारूद का जो आविष्कार है वो रोजर बेंकन ने किया था। ठीक है। तो रोजर बेकन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है वो सर फ्रैंक विटकल ने किया था। ठीक है। तो फ्रैंक विटल जो है वो जेट इंजन के आविष्कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, टीन होगा, सिलिकॉन होगा, थेलियम होगा या सीजियम होगा? तो आपको पता ही है कि सौर बैटरियों में जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो सिलिकॉन होता है। इसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये सोलर बैटरीज में हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीका का आविष्कार किसने किया था? जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ये चेचक का टीका होना चाहिए, क्योंकि इसके आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर है। ठीक है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्फटिक निम्नलिखित में से
किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक जो है वो कांच का रूप कतई नहीं है, एल्यूमिनियम का भी नहीं है और चूना पत्थर का भी नहीं है, यह सिलिका का एक रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मार्कोनी की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जेएल बेयर्ट की बात करें तो इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नासा किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा हुआ है? मतलब नासा के कौन सा मिशन ऐसा है जिसका नाम जूनो है, और ये जूनो मिशन किससे संबंधित है? तो नासा का जो जूनो मिशन है ये बृहस्पति से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक अभी पनडुब्बियां है इसमें नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका उत्तर होगा नाभिकीय ईंधन। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो देखिए विद्युत लेपन विधि के से हम ये करते हैं, और लोहे का पर जो है जिंक यानी कि जस्ते का लेपन किया जाता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा जिंक। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो कई बार मैं फिजिक्स की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपने फिजिक्स का पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट, तो बड़ी शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई है, मतलब 20 से 25 मिनट का एक वीडियो है, और वो अगर आप सीरीज देख लेते तो फिजिक्स का आपका मिनी, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपकी एग्जाम में आएगा। मैंने उस तरह से वो सीरीज को डिजाइन किया है, तो बहुत ही ज्यादा चीजें मैंने उसमें कवर की हैं, और आप लोगों को कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम बचता है और आप देखना चाहते हैं, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो वाले पार्ट को, तो आप देख सकते हैं वो पूरी प्लेलिस्ट, आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, दो पिंडों के, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी इससे नापते हैं, और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी होती है। ठीक है, और अगर परिभाषा दी जाए तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऐसा आप परिभाषा याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, भार और द्रव्यमान दोनों सेम रहते हैं। जो उसका पृथ्वी पर भार है वही चांद पर भी भार रहेगा, ये होगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार या द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, क्या ये होगा? या फिर द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। तो पहले अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इंग्लिश में मास कहा जाता है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान के अलावा भार की, तो भार को वेट कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे mg होता है। तो भार एक तरह का वस्तु पर गुरुत्व के कारण जो लगने वाला बल है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये गुरुत्व के कारण लगने वाला बल है किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी पिंड की सतह की ओर या फिर ऑब्जेक्ट की सरफेस की ओर। तो ये फोर्स चेंज हो सकता है, मतलब कि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिस भी पिंड की ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे भार ज्यादा होगा। जैसे मैं बोलूं बृहस्पति की ग्रेविटी पृथ्वी से कहीं ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा बृहस्पति पे भार ज्यादा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सामान का। पृथ्वी पे उससे कम होगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से भी कम है, तो चांद पर पृथ्वी से भी कम क्या होगा? भार होगा किसी वस्तु का। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और द्रव्यमान जो होता है वो पूरे यूनिवर्स में, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है। जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर है उतना ही बृहस्पति पर भी होगा और उतना ही चांद पर भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं चांद की बात करूं तो पृथ्वी का 1/6 भार चांद पर होता है। ठीक है, मतलब जो भी वस्तु का भार पृथ्वी में, मान लो 60 किलो है अभी आपका वजन, तो आप चांद पे जाएंगे तो आपका भार जो होगा वो 10 किलो ही बचेगा, 1/6 हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी कम है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अब आप भी बताइए। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, इसका सही उत्तर होगा। मतलब क्योंकि भार तो देखो चेंज होगा,
और द्रव्यमान सेम रहता है पूरे यूनिवर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति जो संयंत्र है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और परमाणु शक्ति जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ये प्रक्रिया होती है, जिसे मतलब जिस डिवाइस में प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की, न्यूक्लियर फिजन की, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो है ओम मीटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर है। प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ρ = RA/L। तो अगर इसका मात्रक देखेंगे तो R मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, A मतलब क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और लंबाई का मात्रक होता है फिर से मीटर, तो इससे कट जाएगा और क्या आएगा? ओम और मीटर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे जनित्र कहते हैं, यानी कि विद्युत जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जिसे दूरदृष्टि दोष होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये निकट दृष्टि दोष जो रहता है, जैसा नाम उसका उल्टा काम, तो निकट दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को अगर ये दोष हो जाता है, आई डिसऑर्डर हो जाता है ये, तो उसे दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, निकट है तो दूर का नहीं दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो इसमें पास की चीजें यानी कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये मायोपिया हो गया और ये हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला अभी मैंने बताया उत्तल लेंस लगा होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में जो वस्तु, माफ कीजिएगा, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव के नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहता है लाइट के लिए, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि इसे आप डार्क स्पॉट भी कह सकते हैं, ब्लैक स्पॉट भी कह सकते हैं, इस तरह से इसका नाम होता है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से लेंस हमारे नेत्र में होता है, उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। उदय और अस्त होने के समय सूर्य दिखाई देता है, तो वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, और ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये होता है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है, तो अगर कोई भी नाव अपने भार के बराबर, यानी जितना उसमें भार है उसके बराबर पानी हटा देती है तो वह नहीं डूबेगी। ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। लेजर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो लेजर का जो आविष्कारक है रोमर क्रे नहीं है, ये भी नहीं है, सर फ्रैंक हिंटल भी नहीं है, फ्रेंड मोरिसन भी नहीं है। इसका सही उत्तर है TH मेमन। क्या है? TH मेमन, मेमन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मेमन लेजर का आविष्कार किसने किया था? मैंने, ऐसा कर लीजिए, मेमन। आगे बढ़ते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को नापते हैं, और नापने के लिए, माफ कीजिएगा, समुद्रों की गहराई के नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें समुद्र की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? और ये ध्वनि तरंग भी जो प्रयोग होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक। कौन सी? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। फिर से अगर पराश्रव्य ध्वनि तरंगे की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये जो टेक्निक होती है, इसे सोनार कहा जाता है। ठीक है, सोनार, आपसे फुल फॉर्म अगर सोनार का पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई आप ले रहे हैं बार मैग्नेट, लेट्स सपोज ये बार मैग्नेट है और इसको बीच में से काट दिया आपने, तो जो दो पोल बनेंगे है ना, एन और एस यहाँ पे भी बनेगा, एन और एस यहाँ पे भी बनेगा, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुवीय शक्ति जिसे हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम रहती है, यथावत रहती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा यथावत रहेगी। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो उपग्रह से जो संचार हमारा होता है उसके लिए हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म तरंगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एज अ ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ती है। आज शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जो भी शारीरिक हम कार्य करते हैं उसमें पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी काफ़ी समय से मैं ये क्वेश्चंस को आपके लिए कलेक्ट कर रहा था, तो काफ़ी सारी जो एनर्जी है उस क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, छांटने में, फिर अरेंज करने में लग चुकी है मेरी, और उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको एनर्जी तो पूरी मिलेगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपको समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ऊर्जा के सभी रूप में अनंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो ऊर्जा के सभी रूप में कोई भी रूप देख लीजिए, जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन को माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ऐसी ऊर्जा जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एंडलेस जो ऊर्जा होती है इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए, कोयला कुछ समय के बाद अगर आप कंटिन्यूसली उसकी खपत करते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है, तो ये खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, एंडलेस है ना, और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क को कहा जाता है, तो इसे पवनों का देश कहा जाता है, पवन चक्कियां बहुत है यहाँ पे, तो ये पवनों का देश इसे कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर बैटरी में, सौर सेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो आपने देखा कि जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो वो सोलर सेल बदलता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। फिर से आप नहीं को पढ़िएगा अच्छे से। तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो सीएनजी। सीएनजी एक आप बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट ईंधन है जिसका प्रयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है, और ये बहुत लेस पॉल्यूटिंग होता है। ठीक है, तो लेस पॉल्यूटिंग होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, हम वाहनों में करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है, मतलब पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंगक अगर कहा जाए तो कौन है, तो ये हरित लवक होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य बराबर, पहले तो देख लेते क्या होता है। तो ये होता है बल इंटू विस्थापन, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जूल होगा, और आप जूल बोल सकते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो ये जो न्यूटन मीटर होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत लिख दिया मीटर मैंने। ठीक है, तो न्यूटन मीटर जो होता है वो एक जूल के, मतलब एक न्यूटन मीटर अगर बोले तो एक जूल के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कार्य का मात्रक हम जूल लिखते हैं क्योंकि जूल ने लॉ भी दिया था इसके ऊपर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ जूल ध्यान रखना है कि कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछी जाए, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, तो सभी मात्रक जो होते हैं वो कार्य के इक्विवेलेंट यानी कि जूल ही होते हैं। ये आपको याद रखनी है पूरी चीजें। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो अभी मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरी मापने के लिए इकाई होती है।
पार्सेक इकाई है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है ये है पार्सेक। ठीक है, दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। और एक पार्सेक अगर देखें तो एक पार्सेक में अगर मैं बात करूं तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यानी कि इसको देखेंगे तो 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इतना एक पार्सेक में होता है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इतनी दूरी होती है, एक पार्सेक में इतने किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये दूरी को मापने की इकाई है, ये सही उत्तर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का कौन सा मात्रक नहीं है, ऐसा होना चाहिए प्रश्न। तो निम्न में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमाह भी है, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होता है। सिर्फ प्रकाश वर्ष यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का जो मात्रक होगा वो होगा पास्कल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी क्या होती है, एंड होती है, खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मदद मिल रही है इस वीडियो से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पास ही में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आप हमारी सहायता अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना भर अगर आप करेंगे तो मैं समझूंगा कि अपनी हेल्प हो चुकी है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।